जानी जाती है। द्वे कर चुके हैं पहले ही, जितने भी आज तक आपके गाने आए हैं। इसके बाद में जो कहा जाए बड़ा जो ब्रेक होता है वो आपको कब मिला, किससे मिला कि ये म्यूजिशियन थे जिन्होंने आपको इस गाने के लिए लिया, जब आपका एक सपना पूरा हुआ आपको लगा? जी, प्लेबैक सिंगिंग का एक सफ़र शुरू तो हो चुका था, बट एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। कौन कहता है कि आसमां में सुराग नहीं होता, तबीयत से एक पत्थर तो उछाल के देखो यारो। जी हाँ, आज जो शख्सियत हमारे साथ में है उनके बारे में ये कहना बिल्कुल सार्थक है। आज हमारे साथ में है मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जो आप हमारे साथ पहली बार प्रोग्राम में आए हैं। आज जिस तरह से हम आपके बारे में बात करेंगे कि आपने किस तरह से इस सफ़र की शुरुआत की। कहते हैं कि पूत के लक्षण जो है वो पालने में ही दिख जाते हैं। कब एहसास हुआ कि ये म्यूज़िक जो है वो आपकी जान है? जी, काफ़ी शुरुआत में ही ये पता चल गया था, क्योंकि मैं जिस स्कूल में पढ़ाई करता था, हैदराबाद से मैं आता हूँ, तो ऑल सेंट्स हाई स्कूल, वहाँ पर मेरे म्यूज़िक टीचर जो थे रामाचारी सर, उन्होंने आइडेंटिफाई किया था कि मेरे अंदर सिंगिंग का टैलेंट है। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई थी, और मैं स्कूल में और नेशनल जो स्टेट लेवल पे कॉम्पिटिशन्स होते थे उनमें मैं हिस्सा लेने लगा, और काफ़ी प्राइजेस भी जीतने लगा था। तो वहाँ से एक शुरुआत हुई थी, बट सिर्फ एक शौक के तौर पे शुरुआत हुई थी। उसके बाद सीरियसली मैं म्यूज़िक को लेने लगा तब जब मैं मुंबई शिफ्ट हुआ था अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद। मैंने हैदराबाद से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की, उसके बाद मैं मुंबई शिफ्ट हुआ, और तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे म्यूज़िक में ही रहना है। जो कहा जाता है कि हर शागिर्द का गुरु होता है, जो वो फील्ड चुनता है उसमें। कहीं ना कहीं आपको गुरु की ज़रूरत पड़ी जब शुरुआती दौर था, जब आपको मालूम पड़ा कि वो टैलेंट आपके पास में है, लेकिन टेक्निकल जो होती है वो कहीं ना कहीं हमें सीखना होता है। या कह सकते हैं कि ये आपकी विरासत में जो मिला हुआ है म्यूज़िक, ऐसा कहीं है? जी नहीं, इस मामले में मैं बिल्कुल अलग हूँ, और मेरी फैमिली में कोई म्यूज़िक में नहीं है। कोई म्यूज़िकल बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ मैं। बट हाँ, जैसे कि गुरु की डेफिनेटली ज़रूरत पड़ती है, तो हैदराबाद में जो मेरे सबसे पहले गुरु हैं मिस्टर रामाचारी सर, वो मेरे गुरु हैं, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया बचपन से अभी तक। और मुंबई में आने के बाद मैंने भी सीखा, मुर्तज़ा खान साहब से सीखा है, और आर एन शर्मा सर से सीखा है, और हैदराबाद में ललिता मैम से भी मैंने हिंदुस्तानी की ट्रेनिंग ली थी। उसके अलावा जो प्लेबैक सिंगिंग है, प्लेबैक सिंगिंग ऐसी टेक्निक है जो कोई सिखा नहीं सकता है। जी दैट्स ए बिल्कुल। कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। तो उसके लिए जितना आप ऑब्जर्व करते हो, जितना अपने जो सीनियर्स हैं उनको सुन के जितना सीखते हैं, दैट इज़ द बिगेस्ट लर्निंग। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो बॉलीवुड में आने का आपका जो यहाँ तक का सफ़र रहा, तो किससे इंस्पायर हुए? कहीं इतने सारे जो सिंगर हैं, कहीं ना कहीं जिसे कहते हैं कि एकलव्य अपने आप को माना, जो द्रोणाचार्य को ढूंढ रहा था कहीं ना कहीं, तो ये द्रोणाचार्य आपके लिए कौन बने? जी, मैं बचपन से ही रफ़ी साहब को बहुत सुनता आ रहा हूँ, और उनके गाने बहुत पसंद करता हूँ मैं। और मेरी फैमिली में भी मेरे पेरेंट्स और मेरे जो रिलेटिव्स हैं वो रफ़ी साहब के गानों को बहुत पसंद करते हैं। तो उनको एक आइडियल मान के मैं हमेशा से चला हूँ, और हमेशा से कोशिश करता आ रहा हूँ कि उनकी तरह एक अच्छा सिंगर बन सकूँ, और ना कि सिर्फ अच्छा सिंगर, एक अच्छा इंसान भी। तो आज भी वो कोशिश जारी है, और उम्मीद करता हूँ कि किसी दिन एक अच्छा सिंगर बन के मैं दिखाऊँगा। जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जो ये शुरुआत है आपकी, वो टीवी में जो रियलिटी प्रोग्राम्स आते हैं वहाँ से की। किस तरह से वहाँ पे आपने एंट्री की, या किस तरह से लोगों ने आपको वहाँ तक जाने के लिए गाइड किया कि नहीं, आपके अंदर वो टैलेंट है कि आपको जाना चाहिए? कब आपको ये कह सकते हैं कि मनोबल मिला कि नहीं, मैं बना हूँ, संगीत के लिए बना हूँ? जी, टीवी शोज़ मुझे करने पड़े एक्चुअली, क्योंकि मैं जब मुंबई आया था तो मुझे एग्जैक्टली पता नहीं था कि प्लेबैक सिंगिंग कैसे करते हैं, प्लेबैक सिंगिंग के ऑफर्स कैसे मिलते हैं। आई डेंट नो एनीथिंग। मेरा कोई गॉडफादर नहीं है इस इंडस्ट्री में अभी भी। तो मुझे पता नहीं था कि एंट्री कैसे करना है।
तो मुझे पता चला कोई टीवी शो हो रहा है और म्यूजिकल शो का ऑडिशन हो रहा है, तो मैंने सोचा कि ऑडिशन दे देता हूँ और हो सकता है इसके ज़रिए कुछ काम मिल जाए, फिल्मों में गाने को मौका मिल जाए। तो ऐसे सोच के मैंने टीवी शोज़ में हिस्सा लिया, बट अल्टीमेटली पता चला कि टीवी शोज़ का फिल्म्स में प्लेबैक से कोई कनेक्शन है नहीं। तो बट आई एंजॉयड द एक्सपीरियंस इन टीवी शोज़ एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम डूइंग टीवी एज वेल। फिर उसके बाद फिर अलग से मेहनत करनी पड़ी और कोशिश की कि फिल्मों में गाने को मौका मिले। और फाइनली जब मैं मिथुन से मिला, जो इतने जीनियस कंपोज़र हैं, उनसे मिलने के बाद, उनको अपने गाना सुनाने के बाद, तब मेरा एक टर्निंग पॉइंट आया और उन्होंने मुझे अपनी फिल्म लम्हा में 2 गाने गवाए और वहाँ से उनके साथ मेरा एक रिश्ता बनता गया। और मेरे जितने सुपरहिट गाने हैं उनमें से मैक्सिमम गाने मिथुन के ही कंपोज किए हुए गाने। सो आई रियली थैंक हिम। जी बिल्कुल। तो हम चाहेंगे कि जो पहला गाना आपने डब किया था आपकी लाइफ का बॉलीवुड के लिए, वो आप शुरुआती दौर में ही सुना दें हमें, ताकि हम आगे जो हमारी यात्रा है उसको आगे ले जाए, म्यूजिकल यात्रा को। जी ज़रूर। मिथुन से मिलना एक टर्निंग पॉइंट ज़रूर था मेरे करियर के लिए। बट जो गाना मेरा जो रिलीज़ सबसे पहले हुआ वो था A.R. रहमान सर का कंपोज किया हुआ गाना रावण फिल्म का, बहने दे मुझे बहने दे। वो गाना मुझे मिला मेरे हैदराबाद में जो गुरु हैं रामाचार्य सर, उनकी म्यूज़िक एकेडमी है, उस एकेडमी के ज़रिए से मुझे रहमान सर से मिलने का मौका मिला। डॉक्टर SP बालासुब्रमण्यम साहब, जो लेजेंडरी सिंगर हैं इंडिया के, उन्होंने मुझे उस एकेडमी में गाते हुए सुना एक बार और वहाँ सुन के उनको मेरी आवाज़ पसंद आई एंड देन रिकमेंडेड माय नेम टू रहमान सर, और बहने दे मेरा पहला रिलीज़ हुआ। जी जी। तो वो गाना बिल्कुल दर्शक हमारे सुनना चाहेंगे आपसे। बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे मुझे बहने दे, बहने दे घनघोर घटा, बहने दे पानी की तरह सागर में जा गिरना है, बहने दे नदिया की तरह, ओ बहने दे नदिया की तरह। बहुत खूब, बहुत शानदार था ये आपका। जो आवाज़ का जो जादू है वो कहीं ना कहीं दर्शक महसूस कर चुके हैं पहले ही, जितने भी आज तक आपके गाने आए हैं। इसके बाद में जो कहा जाए बड़ा जो ब्रेक होता है, वो आपको कब मिला, किससे मिला कि ये म्यूजिशियन थे जिन्होंने आपको इस गाने के लिए लिया, जब आपका एक सपना पूरा हो आपको लगा? जी, प्लेबैक सिंगिंग का एक सफ़र शुरू तो हो चुका था, बट एक बहुत बड़ी कामयाबी नहीं मिल पा रही थी। फिर फाइनली मिथुन ने मुझे एक और गाना गवाया, जो फिल्म थी मर्डर 2, उसमें गाना आया था दिल समझ जा ज़रा। दिस सॉन्ग वाज द रियल बिग सक्सेस, द फर्स्ट बिग कहीं मत जाइए, मेरी कहानी जारी है इस ब्रेक के बाद।
समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें कुछ बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाता है। मरते किसान और सोते सरकार। नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। इस गाने से काफ़ी कुछ बदल गया। इस गाने से मुझे बहुत सारा रिकग्निशन आया। एक मुझे नोटिस किया जा रहा था कि एक प्लेबैक सिंगर एक है, तो इस गाने से बहुत ज़्यादा मुझे फ़ायदा मिला, बहुत लोगों का प्यार मिला। एंड ऑफ कोर्स इट हैज़ टू बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ माय करियर। बिल्कुल, मर्डर 2 जो है वो कहीं एक्टर्स और आर्टिस्ट है उनकी लाइफ बनाई है, तो ये गाना बिल्कुल हम आपकी तरफ से दर्शकों को सुनाना चाहेंगे, क्योंकि आपके लिए भी काफ़ी खास था और लोग आज भी कहीं भी जाते हैं तो ये गाने को जरूर सुनते हैं। आज भी इतना ही नया है गाने में, तो आप बताइए किस तरह से इसको गा के बताया। जी ज़रूर, ये गाना आज भी बहुत पसंद आता है लोगों को, और इंडिया में ही नहीं बाहर भी। जैसे मैं अभी हाल ही में दुबई में परफॉर्म करने गया था, तो वहाँ के एक रेडियो चैनल पे इंटरव्यू जब दे रहा था, तो मुझे वो आरजे ने बताया कि फिर मोहब्बत ऐसा गाना है जिसकी आज भी उतनी ही फरमाइश आती है जितना कि नए गानों की आती है। सो इट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट, और ये गाना खास आप सबके लिए। जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जिसे मैं था भूलता आया वो वजूद मिला। जब आए मौसम गम के तुझे याद किया हो, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। दिल संभल जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। दिल यहीं रुक जा जरा, फिर मोहब्बत करने चला है तू। बहुत खूब, काफ़ी शानदार गाने हम आपको आगे भी सुनाते रहेंगे। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में अपने पांव जमाना आप जानते हैं कि काफ़ी कठिन होता है। काफ़ी लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं। जिस तरह से आगे आती है आवाज़ें, इतने सारे आपने देखे होंगे कि इतने शानदार सिंगर निकले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आवाज़ें दबके रह जाती है। आप मानते हैं कि जो म्यूज़िक का दौर है पहले के हिसाब से आज कहीं ना कहीं म्यूज़िक जो है उसको कम में आंकने लगे हैं, सिर्फ कमर्शियल बन गया है? कमर्शियल अगर बन गया तो इसका रीज़न ये भी है कि जो सुनने वाले लिसनर्स हैं वो कमर्शियल बन गए हैं। क्योंकि जब लिसनर्स का टेस्ट बदलता है तभी जो म्यूज़िक दिया जाता है बाहर इंडस्ट्री के वो बदलता है। क्योंकि हमेशा से ही जो डिमांड होती है वही सप्लाई होता है। तो लिसनर्स बदल रहे हैं, जनरेशन चेंज हो रही है। अभी यंगस्टर्स हैं और उनको आजकल के टाइप का म्यूज़िक सुनना है, पुराना म्यूज़िक नहीं सुनना है, तो फिर वो सप्लाई नहीं होगा। तो मैं इसको अच्छा या ख़राब नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ख़राब कुछ नहीं होता है, म्यूज़िक अच्छा ही होता है। और म्यूज़िक सुन के लोग झूमते हैं, एंजॉय करते हैं, कुछ गानों से सुकून मिलता है, कुछ गानों पे डांस करते हैं। तो म्यूज़िक तो हर फॉर्म में अच्छा ही है, ख़राब म्यूज़िक कुछ नहीं होता है। और बदलते वक्त के साथ हम भी कोशिश करते हैं कि जैसे पहले के गाने होते थे तो वो गाने भी अच्छे से निभा सकें, और आजकल जो गाने बन रहे हैं वो अच्छे से गाएं, क्योंकि वही गाने आगे भी बनेंगे।
और जब टाइम बदलेगा तो हम भी उसके हिसाब से बदलने की पूरी कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल, मैं आपने बात की तो एक सवाल ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जैसे मोहम्मद रफ़ी हो गए, किशोर कुमार हो गए, आज भी लोगों के जहन में है, आज की पीढ़ी भी इतने ही गानों को लाइक करती है। हालांकि आज जो दौर है उसमें कई म्यूजिशियन के साथ में ये चीज़ होती है कि एक हफ्ते भर में लोग भूल जाते हैं संगीत को। इसी दौर में जो नया दौर आया, उससे पहले जो कुमार सानू, उदित नारायण जी थे, विनोद राठौड़ जी थे, कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आप लोग जब से नए सिंगर्स आए हैं तब से कहीं ना कहीं उनकी डिमांड कम हुई है? क्या लोग आज के सिंगर्स को ज्यादा पसंद कर रहे हैं? ये तो होना ही है और ये सबके साथ ही होना है। जैसे कि एक हर सिंगर का और हर म्यूजिशियन का एक दौर होता है और लोग जो उनको सुनना पसंद करते हैं, बट एक टाइम के बाद लोगों को नया साउंड चाहिए होता है, नई आवाज़ सुननी होती है। तो ये तो हर किसी के साथ होना ही है, हमारे साथ भी होना है। आज मेरे गाने लोग सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, कल को कोई नई आवाज़ आ जाएगी तो लोगों को वो आवाज़ सुननी होगी, तो मुझे आई विल हैव टू टेक अ बैक सीट। तो इसमें कोई कंप्लेन करने वाली कोई बात नहीं है। ये ऐसे ही चलता आ रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। वी कांट, हम ऑडियंस को ज़बरदस्ती नहीं सुना सकते हमारे गाने। सो दैट इज़ द वे इट इज़। जी बिल्कुल। अब जैसे एक हर सिंगर्स की एक ख्वाहिश होती है, जैसे आपने देखा होगा कि किशोर कुमार राजेश खन्ना के लिए गाते थे, यही लगता था, सबके जहन में होता था कि कहीं ना कहीं राजेश खन्ना खुद गा रहे होते हैं। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ, ये जो शाहरुख हो गए, सलमान हो गए, इन एक्टर्स के लिए मेरी आवाज़ पहचानी जाए, लोग अगर मुझे सुने तो उनके थ्रू सुने तो यही सोचे कि नहीं, कहीं ना कहीं ये स्टार गा रहा है, इतनी मैच हो। कोई स्टार आपके लिए कि जिसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा गाना गाना चाहें? नहीं, मेरी शुरुआत से ही ऐसी कोई विश लिस्ट कभी नहीं रही थी कि मुझे इस एक्टर के लिए गाना है या उस एक्टर के लिए गाना है। मेरी हमेशा से यही ख्वाहिश रही थी कि मुझे अच्छे गाने गाने हैं और आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड। मैं अल्लाह का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे अच्छे ही गाने गाने को मिल रहे हैं। मुझे रिकॉर्डिंग्स के लिए बुलाया जाता है तो अच्छे रोमांटिक गाने, सॉफ्ट नंबर्स, मीनिंगफुल गाने, जो कि जिन गानों में सब्सटेंस होता है, वैसे ही गानों के लिए मुझे बुलाया जा रहा है। सो आई एम रियली हैप्पी जिस तरह का काम मुझे मिल रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसा ही काम मिलता रहे, भले वो किसी भी एक्टर पे है। जी बिल्कुल। इरफान, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आज बॉलीवुड की तरह साउथ में टॉलीवुड भी इतना ही फेमस है। लोग कहीं ना कहीं जो कॉपी करते हैं वो साउथ की कॉपी चलती है। हमने देखा है कि जितनी भी फिल्में बनती हैं, काफ़ी म्यूजिक जो होता है वो भी साउथ का ही लिया जाता है और ये बात कही जाती है कि यहाँ पे जो संगीतकार है कॉपी का मास्टर होते हैं साउथ के। आपको लगता है इस तरह से? और दूसरा एक क्वेश्चन उसके साथ में ही रहेगा कि कहीं ना कहीं आपको नहीं लगा कि जो साउथ में आपका करियर है वो इससे बेटर हो सकता था, या बॉलीवुड में जो चांस आपको मिलना है वो जिस तरीके से मिलना चाहिए था आपको मिला? जी नहीं, मैं साउथ से आता हूँ, मैं हैदराबाद से आया हूँ, बट मैंने साउथ में कभी अपना कैरियर शुरू ही नहीं किया था। मैंने कोशिश भी नहीं की थी कि साउथ में मेरा कोई कैरियर हो। मेरा शुरू से ही फोकस था कि मुझे हिंदी में गाना है, हिंदी फिल्मों में गाना है, बॉलीवुड में गाना है। तो उसी के चलते मैं इंजीनियरिंग ख़त्म करने के बाद मैं मुंबई शिफ्ट हो गया और साउथ में मैंने कभी कुछ ट्राई ही नहीं किया था वहाँ पर कि मेरा वहाँ कुछ हो। मेरा फोकस था कि यहीं पे कुछ हो और मैंने यहीं पे आके मेहनत की और ऑफ कोर्स ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेहनत का फल अभी मिलने लगा है और उम्मीद करता हूँ कि आगे और अच्छे गाने मिलें। कहीं मत जाइए, मेरी कहानी जारी है इस ब्रेक के बाद। मार्केट समझना नहीं है कोई रॉकेट साइंस। लॉजिकल होते हैं इसके लोज और हाई। जब अनलॉक होगा ये लॉजिक, तब फिर आपकी इन्वेस्टमेंट्स करेगी मैजिक। बाजार पर होगी बारीक नजर, हर इन्वेस्टर बनेगा सिकंदर जब देखेगा हमारे साथ लेमन्स स्मार्ट इन्वेस्टर। इसके बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मुद्दे की बात में। सवाल भारतीयता और अमेरिकी न्यायिक प्रक्रिया का नहीं है। आपस के डिफरेंसेस की वजह से एक व्यक्ति कांग्रेस के पास चला गया और एक उसके विरोध में चला गया। सलमान जी, ये तो हमें बोलने नहीं दे रहे। आकंठ राजनीति में डूबे कुछ नेताओं ने इसमें भी अपनी रोटी सेकने का सामान इकट्ठा कर लिया है। जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग है ये बम्पर माना जाए। मरते किसान और सोते सरकार।
नमस्कार, मैं प्रशांत आंग्रे और आप तमाम दर्शकों का स्वागत है लेमन प्राइम टाइम हर रात 9 बजे। स्वागत है आप सबका ब्रेक के बाद। बिल्कुल, एक यारिया मूवी आपकी आई थी, काफी पसंद किया गया था जो आपका गाया हुआ गाना है। वो जो गाना है किस तरह से आपको ऑफर किया गया, और दर्शक भी सुनना चाहेंगे कि इसके पीछे की सुनी कहानी वो आप बताएं और वो गाना गाकर सुनाएं। जी, अगेन मिथुन का ही बनाया हुआ गाना है वो, और दिल समझ जा जरा को रिलीज हुए काफ़ी टाइम हो चुका था, और करीब 2 साल हो गए थे, और उन 2 साल में कोई और गाना मुझसे मिथुन ने गवाया नहीं था। बट हम लोग टच में थे, और मैं उनसे मिलता था। फिर एक दिन उन्होंने मुझे इस गाने के लिए बुलाया और बोला कि एक गाना है जिसके लिए उनको लगा कि मेरी आवाज़ सबसे ज़्यादा फिट बैठेगी उस गाने में। फिर उन्होंने मुझे बोला कि चलो ट्राई करते हैं। फिर उस तरह से वो गाना शुरू हुआ। फिर मैंने गाना गाया, फिर उनको पसंद आया, और फिर बाकी सबको, पूरी टीम को पसंद आया, और वो गाना आज बहुत बड़ा हिट है। और जहाँ भी मैं जाता हूँ लोग दिल समझ आ जरा के साथ साथ बारिश की भी फरमाइश करते हैं। I'm very happy and thankful to Mithun for the song. जी बिल्कुल, तो वो 2 लाइनें बिल्कुल हम चाहेंगे आप गा के सुनाएं हमें। जी जरूर। दिल मेरा है ना समझ कितना बेसब्र ये बेवकूफ बड़ा, चाहता है कितना तुझे खुद मगर नहीं जान सका। Mahir